दोस्तों, मैं आशीष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज मैं आपको विश्व इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहा हूं कि फांसीवाद क्या है, व्हाट इज़ फासिज्म। चलिए शुरू करते हैं। फांसीवाद एक प्रकार का अधिनायकवादी अतिराष्ट्रवाद है जिसे विपक्ष के निर्मम दमन, तानाशाही शासन और कठोर सामाजिक और आर्थिक नियमों द्वारा परिभाषित किया गया है। अन्य यूरोपीय देशों में फैलने से पहले 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इटली में इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। राजनीतिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने लंबे समय तक फांसीवाद की अवधारणा पर बहस की, जिसमें एक विवरण में अद्वितीय लक्षण शामिल हैं और कई अन्य की आलोचना या तो बहुत व्यापक है या बहुत संकीर्ण होने के लिए की जाती है। कई विद्वानों का मानना है कि फांसीवाद और उसके समर्थकों ने हमेशा साम्यवाद, रूढ़िवाद और उदारवाद से संघर्ष किया, दूरदराज समर्थन के माध्यम से सत्ता हासिल की है। फांसीवादी की व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा इतिहास स्टेनली जी पाइने की है, जिसे आमतौर पर समकालीन शोधकर्ताओं द्वारा सही माना जाता है। फांसीवाद 3 अवधारणाओं में विभाजित है: उदारवाद, साम्यवाद, रूढ़िवाद तथा सभी फांसीवाद के विरोधी हैं। एक देश को एक साम्राज्य में बदलने के लिए फांसीवाद देशभक्तिपूर्ण तानाशाही का निर्माण करना चाहता है, जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा और वर्तमान स्वनिर्धारित संस्कृति के भीतर सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करेगा। फांसीवाद रोमांटिक प्रतीकवाद, सामूहिक लामबंदी, हिंसा के प्रति एक अनुकूल रवैया और समर्थन को आकर्षित करने के लिए सत्तावादी नेतृत्व को बढ़ावा देती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्ष जो 1919 में संपन्न हुए, कमज़ोर शासन और आर्थिक कठिनाई से चिन्हित थे। रूसी क्रांति और महामंदी जैसी घटनाओं के परिणामस्वरूप युद्ध के बाद के यूरोप में आर्थिक समृद्धि एक दूर का सपना बन गई थी, या इटली और जर्मनी में विशेष रूप से स्पष्ट था। वीमर गणराज्य को हार और वर्साई की संधि की गंभीर बाधाओं से पीड़ित देश विरासत में मिला। 1929 के आर्थिक संकट ने समस्या को बढ़ा दिया, क्योंकि मुद्रास्फीति ने जर्मन मुद्रा को लगभग बेकार कर दिया। नतीजतन जर्मन सरकार वर्साई संधि के तहत युद्ध की मरम्मत का भुगतान करने में असमर्थ थी। जर्मनी को अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में फ्रांस ने रूवर घाटी पर संक्षेप में आक्रमण किया। इस तरह के घटनाक्रम ने हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी फांसीवाद का एक जर्मन संस्करण को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में खुद को बढ़ावा देने का सही मौका दिया। हिटलर ने वर्साई संधि के अन्यायों को समाप्त करने और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने का वादा किया। इटली के बेनिटो मुसोलिनी समान परिस्थितियों में सत्ता में आए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी असफलताओं के साथ जर्मनी और इटली दोनों में फांसीवाद आंदोलन समाप्त हो गए। स्पेन में जनरल फ्रैंको के अधीन और चिली में जनरल पिनोशो के अधीन, जिन्होंने 1970 के दशक तक शासन किया, विचारधारा जीवित और अच्छी तरह से थी। मुसोलिनी और फांसीवाद: 1920 के दशक में इटली में जमींदारों और व्यापारियों ने फांसीवाद को समाजवाद के एक विरोधी विकल्प के रूप में अपनाया, लोकप्रियता और समर्थन प्राप्त किया। यहीं पर फांसीवाद के निर्माता मुसोलिनी ने कदम रखा। उन्हें मजबूत राष्ट्रवाद का समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। मुसोलिनी को दुनिया का पहला फांसीवाद नेता माना जाता है, जिसे अक्सर एल ड्यूस द लीडर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने फांसीवादी शब्द लैटिन शब्द फासिस से गढ़ा था, जो प्राचीन रोम में
दंडात्मक अधिकार का प्रतीक था। मुसोलिनी फाशीवाद के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता था। इस शब्द का इस्तेमाल बाद में मुसोलिनी ने अपनी फाशीवाद पार्टियों नाज़ियों नेल फासिस्टा नेशनल फासिस्ट पार्टी के नाम पर किया। फाशीवाद के लक्षण। फाशीवादी शिक्षकों ने अकादमिक विकास पर चरित्र विकास पर जोर दिया, सूचना प्रसारण की अवहेलना की, अधिकार के प्रति नासमझ वफादारी को बढ़ावा दिया और फाशीवादी विचारधारा का विरोध करने वालों आलोचनात्मक और स्वतंत्र विचारों को हतोत्साहित किया। एफ एसिस्टस ने सैन्य लक्षणों जैसे साहस, अधिकार के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता, अनुशासन और शारीरिक शक्ति का समर्थन किया। उन्होंने अर्धसैनिक कपड़े भी पहने और रोमन तरीके से सलामी दी। फाशीवादी एक ऐसी व्यवस्था है जो उद्देश्यपूर्ण रूप से गैर लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक है। चालाक अवसरवाद ने विचारधारा को उपोत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 1, मान्यता। व्यापक समर्थन प्राप्त करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए फाशीवादी सामूहिक सभाओं, मोर्चों और अन्य सार्वजनिक सभाओं को आयोजित करने के लिए कुख्यात थे। संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की गई क्योंकि मार्क्सवादी खतरे को पहली जगह में बढ़ने की अनुमति दी गई थी। फाशीवादी प्रचारकों ने सांस्कृतिक उदारवाद पर हमला करते हुए दावा किया कि इसने नैतिक सापेक्षवाद, ईश्वर विहीन भौतिकवाद और स्वार्थी व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित किया, इसीलिए पारंपरिक नैतिकता को नष्ट किया। नंबर 2, आर्थिक नीतियाँ। फाशीवादी आंदोलन को अधिकांश आर्थिक नीतियाँ अत्यंत रूढ़िवादी थी, जो मध्यम और श्रमिक वर्गों पर धनवानों के पक्ष में थी और उनके द्वारा राष्ट्रीय समाजवाद शब्द का प्रयोग इस संबंध में भ्रामक था। नंबर 3, उद्योग। कॉरपोरेट पूंजीवाद के फाशीवादी आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार उद्योग कृषि, व्यवसायों और कला के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्रों को राज्य या प्रबंध नियंत्रित ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों या निगमों में संगठित किया जाएगा, जिनमें से अनुबंध के नियमों और कार्यस्थल की शर्तों पर बातचीत करेंगे और निगमों की एक व्यापक सभा या निगमवादी संसद में उनके व्यवसायों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कई फाशीवादी आंदोलनों साम्राज्यवाद की आकांक्षा रखते थे। 9, फाशीवाद। नियोफासिज्म। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में यूरोप में किसी भी बड़े फाशीवादी समूह को भंग कर दिया गया और यहाँ तक कि प्रतिबद्ध भी कर दिया गया। हालांकि अन्य समूहों ने नाज़ी मान्यताओं को अपना जारी रखा। 1940 के दशक के अंत में लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और दक्षिण अफ्रीका में नव फाशीवाद समूह उभरने लगा। नव फाशीवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विचारधारा है, जिसमें फाशीवाद की विशेषताएं शामिल हैं। उदारवादी लोकतंत्र, उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद के विरोध के रूप में अल्ट्रा नेशनलिज्म, नस्लीय श्रेष्ठता, लोक लुभावनवाद, सत्तावाद, राष्ट्रवाद, नस्लवाद और आवर्जन विरोधी। इतिहास में फाशीवाद के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ फासिज्म इन हिस्ट्री। जबकि मुसोलिनी और हिटलर इतिहास में फाशीवाद के दो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं, 1922 और 1945 के बीच कई अन्य फाशीवादी नेता थे जब यह राजनीतिक व्यवस्था सबसे लोकप्रिय थी। 1925 से 1943 बेनिटो मुसोलिनी की नेशनल फासिस्ट पार्टी ने इटली को फाशीवादी राज्य में बदल दिया। 1933 से 1945 12 वर्षों तक एडोल्फ हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है, ने जर्मनी पर शासन किया। 1932 से 1934 1932 में ऑस्ट्रिया के चांसलर बने एंगलबर्ट डॉल्फस का लोकतंत्र को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था,
जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो गए कि फांसीवाद देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। 1932 से 1968 पुर्तगाल में एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाज़ार राष्ट्रीय संघ का सदस्य बन गया और लगभग 4 दशकों तक शासन किया। 1935 से 1945 लियोन डिग्रेल के नेतृत्व में रेकिस्ट पार्टी ने बेल्जियम की संसद में कई सीटें जीतीं। 1937 से 1938 1930 के दशक के अंत में फ्रेंच क्रॉस ऑफ फायर फ्रांस में सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती दक्षिणपंथी पार्टी थी। 1941 से 1944 जापान के प्रथम मंत्री हिदेकी तोजो संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्ल हार्बर पर हमेशा का आदेश देने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाने के लिए सेना में के रैंकों के माध्यम से चढ़े। फांसीवाद बनाम साम्यवाद बनाम समाजवाद। क्रम संख्या तुलना के बिंदु फांसीवाद, साम्यवाद और समाजवाद। नंबर 1 धर्म धार्मिक कट्टरवाद लोगों की अफीम के रूप में देखा, इसका विभाजन धर्म और राज्य। नंबर 2 सरकारी नियंत्रण सत्तावादी केंद्रीय योजना। नंबर 3 व्यक्तिगत स्वतंत्र लिमिटेड, जैसे कि इसने राज्य की सेवा की, कोई भी नहीं, सरकार व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करती है। नंबर 4 विचारधारा दक्षिणपंथी वामपंथी। नंबर 5 लोकतंत्र के साथ रह सकते हैं, नहीं, लोकतंत्र के साथ सह-अस्तित्व नहीं हो सकता, चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से लोकतंत्र की जगह लेता है, नहीं, लोकतंत्र के साथ सह-अस्तित्व नहीं हो सकता, क्रांति में लोकतंत्र को उलट देता है। जबकि समाजवाद में कहता है हाँ बन सकता है लोकतांत्रिक समाजवाद। नंबर 6 विदेश नीति। फांसीवाद कहता है आत्मनिर्भर और राष्ट्रीयवाद, जबकि साम्यवाद कहता है राष्ट्रीय सीमाओं पर फैला प्रभाव और समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था। नंबर 7 सामाजिक वर्गीकरण। फांसीवाद कठोर वर्ग संरचना के बारे में बताता है, जबकि साम्यवाद वर्ग विहीनता और समाजवाद दबे कुचले लोगों की मदद करने पर ध्यान देते हैं। नंबर 8 पूंजीवाद की ओर रुख। फांसीवाद पूंजीवाद के प्रति विरोधी रुख है, साम्यवाद का पूंजीवाद के प्रति विरोधी रुख है और समाजवाद के पक्ष में पूंजीवाद के प्रति विरोधी रुख है। नंबर 9 निजी स्वामित्व। फांसीवाद अनुमति है अगर इससे राज्य को लाभ होता है, साम्यवाद में अनुमति नहीं है, सभी संपत्ति एकत्रित है। समाजवाद संग्रह के कारकों पर सामूहिक स्वामित्व है। निष्कर्ष कंक्लूजन। पूर्व लामबंदी के विपरीत फांसीवाद आज फ्रीज आंदोलन के रूप में मौजूद है। इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के आंदोलन का अभी तक राष्ट्रीय चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, वे युद्ध, अप्रवास और अन्य संकटों जैसे चल रहे मुद्दों के परिणाम स्वरूप तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने देशों को त्रस्त किया है।